नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं MAJP न्यूज। मैं मनीष। 9 वर्ष स्वागतम 2023 9 वर्ष के जश्न के लिए मंदिर, पार्कों, होटलों और पर्यटन स्थलों पर उमड़ी लोगों की भीड़। पटना समेत राज्य के अधिकतर शहरों में सड़क पर लगा रहा भीषण जाम, रेंगते रहे वाहन। ठंड व कोहरे पर नए साल का उत्साह भरी। आइए सुनते हैं नए साल में लोग किस किस जगह पर गए और कितना भीड़ रहा। पहले तो लोग पूजा पर बहुत ध्यान दिया। लोग इस्कॉन मंदिर में 1 बजे रात से ही लोग लाइन में लगा हुआ था। आइए हम बता रहे हैं कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच सूबे में साल के पहले दिन की शुरुआत हुई, लेकिन उमंग, उत्साह और नई ऊर्जा के लवरेज लोगों पर मौसम की बेरुखी का असर नहीं दिखा। ठंड और कोहरे पर नए साल का उत्साह भारी रहा। पटना सहित राज्य के प्रमुख मंदिर, पार्क और पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ी। राजधानी की सड़कों पर वाहनों के सैलाब के कारण भीषण जाम की स्थिति रही। यही स्थिति प्रदेश के दूसरे शहरों में भी देखी गई। रविवार को पटना, पूर्णिया, भागलपुर, गया समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण पटना में 50 मीटर दृश्यता होने से विमान व यातायात सेवाएं प्रभावित रही। पटना व कई जिलों में सुबह 11 बजे के बाद हल्की धूप निकली, लेकिन दिन भर कोहरा छाया रहा। देर शाम होते ही ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर भी घना कुहासा छा गया। इससे सड़कों पर वाहनों को चलने में काफ़ी मुश्किलें आई। ट्रेन भी नियंत्रित गति से चली। रविवार को पटना के अधिकतम पारा में 2 डिग्री की गिरावट आई और 19.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री रहा। प्रदेश में गया 7.3 डिग्री के साथ सबसे ठंड रहा। अभी घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है 10 जिले में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे रहेगा। आइए सुनते हैं उसके बाद पार्क, चिड़ियाखाना में नए साल की मस्ती में छोटे पड़ गए पटना के पार्क व चिड़ियाघर। राजधानी वाटिका में 40,000 और पटना जू में 39,000 लोग पहुंचे। नए साल की मस्ती और पटना के पार्क और चिड़ियाघर छोटे पड़ गए। चिड़ियाघर और राजधानी वाटिका में तो दर्शकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस दोनों जगहों पर राजधानी के लोगों ने उत्साह से नए साल का स्वागत किया। रविवार को छुट्टी का दिन होने के चलते भी दर्शकों की संख्या ज़्यादा रही। पटना जू में 9 वर्ष मनाने 39,393 लोग आए। वहीं राजधानी वाटिका में 40,160 अधिक लोग पहुँचे। इससे पहले अब तक की जू में 30,000 और राजधानी वाटिका में 20 से 25,000 लोग पहुंचते थे। नए साल पर लोगों ने जमकर मस्ती की। हर वर्ष के लोगों ने जू और पार्क पहुंचकर नए साल को अनोखे अंदाज में मनाया। बड़े लोग जहां पिकनिक का आनंद उठा रहे हैं, वहीं बच्चे झूले संग रोमांच करते नजर आए। साल के पहले दिन चिड़ियाघर में 39,993 तो शहर के बड़े छोटे पार्क में 1 लाख के करीब लोग पहुंचे। राजधानी वाटिका, पुनाई चौक पार्क, नवीन सिन्हा पार्क, वीर कुंवर सिंह
आज़ादी पार्क में 52,000 से अधिक लोग आए। वहीं शिवाजी पार्क, अमृत पार्क, एसके पुरी पार्क, एसके नगर पार्क, भावर पोखर पार्क और समेत अन्य पार्कों में 25,000 से अधिक लोग पहुंचे। देर शाम तक चहल पहल पार्कों में चलता रहा। बिहार म्यूजियम बना सेल्फी पॉइंट। बिहार म्यूजियम नए साल पर सेल्फी पॉइंट बन गया। म्यूजियम आने वाले दर्शक गेट पर सेल्फी लेने के बाद अंदर जा रहे थे। अंदर चिल्ड्रेन गैलरी में भी दर्शकों का रोमांस देखने लायक था। म्यूजियम के अन्य गैलरियों का भ्रमण दर्शकों ने किया। यहाँ 8,000 से अधिक लोग सैर सपाटा के लिए पहुँचे। उसमें जानवरों व राजा के बने सोफे पर बैठकर सेल्फी भी लिया। साथ ही प्रतीक के यादगार के रूप में म्यूजियम शॉप से खरीदारी भी किए। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में बच्चों ने चिल्ड्रेन गैलरी को सैर की। कृष्ण विज्ञान केंद्र में बच्चे और बड़े सभी काफ़ी संख्या में पहुंचे। यहाँ 6,000 से अधिक दर्शक पहुंचे। टिकट के लिए इंतजार करना पड़ा। तारामंडल शो, चिल्ड्रेन गैलरी, 3D शो समेत अन्य गैलरी का आनंद उठाया। बच्चे केंद्र परिसर में चिल्ड्रेन पार्क में झूले के संग मस्ती की। वहीं राजधानी वाटिका, पुनाई चौक, नवीन सिन्हा पार्क और वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क में टिकट बिक्री से 19,54,485 रुपये की आय हुई। वहीं चिड़िया घर को 36,40,830 रुपया का राजस्व प्राप्त हुआ। पटना म्यूजियम और गोलघर में मना पिकनिक। 1 लाख के करीब लोग पहुंचे। शहर के बड़े और छोटे पार्क में, जू व पार्कों में सुबह से ही पहुंचने लगे थे लोग। दोपहर बाद बढ़ने लगी भीड़। चिड़ियाघर प्रशासन की टिकट के बिक्री में पहले दिन 36 लाख रुपये आए। पाँच लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। महावीर मंदिर, इस्कॉन मंदिर, साईं मंदिर और गायत्री मंदिर सहित शहर के धार्मिक स्थलों पर कतारबद्ध होकर पटना वासियों ने किया दर्शन पूजा। वर्ष के पहले दिन के विभिन्न मंदिरों में 5 लाख से ज़्यादा भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नए साल के पहले दिन हनुमान मंदिर, इस्कॉन मंदिर, गायत्री मंदिर सहित अन्य मंदिरों में कतारबद्ध होकर भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किए। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर और बुद्ध मार्ग स्थित श्री कृष्ण भगवान अमृत इस्कॉन मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार 31 दिसंबर की मध्य रात्रि के बाद से ही लग गई थी। महावीर मंदिर जय हनुमान और जय सिया राम के नारे से गूंजता रहा। सुबह से लेकर शाम 6 बजे के बीच दर्शनार्थियों को कतार नहीं टूटी। सुबह 5 बजे से हनुमान जी की जागरण आरती के बाद भक्तों के प्रसाद चढ़ाने और दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जो रविवार देर रात्रि तक जारी रहा। मंदिर में भीड़ प्रबंधक के लिए पटना पुलिस के जवान और पदाधिकारियों को भी सहायता ली गई। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि शनिवार 5,500 किलो नैवेद्य की बिक्री हुई। वहीं रविवार देर रात तक लगभग 10,000 किलो नैवेद्य की बिक्री अनुमानित है। मंदिर प्रबंध के रविवार को लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने का अनुमान लगाया। 10 क्विंटल सामग्री से हवन। कंकड़बाग स्थित गायत्री शक्ति पीठ में सुबह 6:30 बजे से ही यज्ञशाला की अग्नि प्रज्वलित कर दी गई थी। यज्ञशाला में 11 कुंड पर श्रद्धालुओं ने दोपहर 12 बजे तक हवन कार्य किया गया।
प्रत्येक कुंड पर 10 लोगों से ज़्यादा की टीम ने एक बार में हवन किया। शक्तिपीठ के बिहार जुआ प्रकोष्ठ प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि 5.5 घंटे में भक्तों की लगभग 10 क्विंटल हवन सामग्री का उपयोग किया। वहीं मंदिर में मां गायत्री का आशीर्वाद प्राप्त करने लगभग 60,000 लोग पहुंचे। 15 टन खीर और 30 किलो हलवा बांटा। इस्कॉन मंदिर में भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में 15 टन खीर और 300 किलो हलवा बांटा गया। प्रवक्ता नंद गोपाल दास ने बताया कि सुबह 4:30 बजे से ही भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर का गेट खोला गया है। रविवार देर रात तक भक्तों का जमावड़ा मंदिर परिसर, गर्भगृह और मंदिर के तीनों तलों पर मौजूद खुली जगह पर लगी रही। कहा कि मंदिर प्रबंध का अनुमान है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के 3 लाख लोगों ने बांके बिहारी सहित अन्य भगवान के दर्शन किए। मंदिर गर्भगृह में वृंदावन से आए कीर्तनिया टीम के साथ बड़ी संख्या में पटना वासी भी सम्मिलित हुए। रौनक रहा। नए वर्ष में आकर्षण का केंद्र रहा गंगा एक्सप्रेस। बच्चों के लिए मिकी हाउस और झूले की भी थी व्यवस्था। कहीं डीजे बज रहा था तो कहीं गानों पर थिरक रहे थे लोग। वर्ष 2023 के आगाज पर सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र इस बार जेपी गंगा पथ गंगा एक्सप्रेसवे रहा। शनिवार की रात 9 बजे से रात 1 बजे तक यहां भीड़ रही। सुबह 8 बजे से ही गंगा एक्सप्रेसवे पर लोग पहुंचने लगे, जो शाम तक जारी रहा। यहां बच्चों के मनोरंजन के लिए मिकी हाउस, झूला आदि का प्रबंध किया गया था। भीड़ का केंद्र दीघा रोटरी था। गंगा एक्सप्रेसवे की बाईं लेन जिस पर पेवर ब्लॉक लगाया गया है, वहां लोगों के खाने पीने की सामग्री की जमकर बिक्री हुई। कई परिवार गंगा के किनारे पिकनिक मनाते दिखे। कहीं डीजे बज रहा था तो कहीं गानों पर लोग थिरक रहे थे। दीघा रोटरी से एएन सिन्हा संस्थापक तक सबसे अधिक भीड़ थी। लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में 1.5 किलोमीटर ऐसा था जहां पांव रखने की जगह नहीं बची थी। शहर का बाहरी हिस्सा और गंगा का किनारा होने से लोगों ने यहां पिकनिक का जमकर आनंद उठाया। कहीं लोग तो महंगे वाहनों से पहुंचे थे। वाहनों के सनरूफ खोलकर बच्चों को मस्ती करते भी देखा गया। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के पहले नए वर्ष का आनंद लेने का मौका था, लिहाजा भीड़ ज़्यादा थी। स्टैंड करने वाले पर लगी लगाम। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि गंगा एक्सप्रेसवे पर चौकसी बरतने का निर्देश दिया था। इससे बाइक स्टैंड करने वाले पर लगाम लगी। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात थे। रोटली पाटलिपुत्रा ने विंटर कार्निवल में की मस्ती। सुबह से सूखल रोटी। दूसरे तरफ नए साल पर जमकर झाम। नए वर्ष के पहले दिन ही राजधानी वासियों की जाम के झाम से जूझना पड़ा। दोपहर बाद की राजधानी की कई सड़कों पूरी तरह जाम हो गई। गंगा पथ, गांधी मैदान, सिटी सेंटर, मॉल, चिड़ियाघर व राजधानी वाटिका के आसपास के इलाके सहित प्रमुख सड़क और चौक चौराहों पर भीषण जाम लग गया। इस दौरान सड़कों पर वाहन
सड़क कर चल रहे थे। जाम ने लोगों को खास परेशानी झेलनी पड़ी। कई लोग तो बीच रास्ते से ही वापस लौट गए। मायूस लोग प्रशासन की व्यवस्था को कोस रहे थे। जगह जगह यातायात व पुलिस की टीम तैनात जरूर थी, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जाम की वजह से घंटों गाड़ियां रेंगती रही। कोरोना के कारण 2 वर्ष बाद लोग भय मुक्त होकर नए वर्ष पर सैर सपाटा के लिए बाहर निकले थे। जेपी गंगा पथ, मैरीन ड्राइव, गांधी मैदान, सिटी सेंटर मॉल, चिड़ियाघर व राजधानी वाटिका समेत अन्य चुनिंदा स्थानों पर लोग के आकर्षण का केंद्र था। रविवार होने के कारण ज्यादातर लोग परिवार के साथ कार व बाइक से सड़कों पर निकल गए। इसकी वजह से दोपहर 3 बजे से ही प्रमुख पर्यटन और घूमने वाले स्थल पर वाहनों की लंबी कतार लगना शुरू हो गई। वाहनों की अधिकता दीघा, मैरीन ड्राइव, रोटरी, गांधी मैदान, बुध मार्ग, बेली रोड, अशोक राजपथ, पाटलिपुत्रा, कुर्जी मोड़, राजीव नगर, चिरैयाटांड़ पुल व बोरिंग रोड इलाके में भारी जाम लग गया। सड़कों पर पार्किंग से समस्या हुई गंभीर। जाम की स्थिति यह थी कि वाहनों का निकालना तो दूर, लोगों को पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा था। पर्यटन स्थलों के समीप लोगों ने सड़कों पर ही कार व बाइक खड़े कर रखे थे। वहीं जाम के कारण कई लोग यू टर्न लेकर लौटने लगे। इससे सड़कों पर अव्यवस्था का आलम बन गया था। जाम के कारण लोग यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन तक नहीं कर रहे थे। इससे स्थिति और गंभीर हो गई। वाहनों की संख्या कम होने पर देर रात यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ। गंगा पथ रोटरी पर 4 घंटे तक लगा रहा जाम। सबसे बुरा हाल जेपी गंगा पथ का रहा। गंगा पथ घूमने जाने वाले की पहली प्राथमिकता थी। दोपहर बाद लोगों ने अपने वाहनों से गंगा पथ का रुख किया। एक समय से ज़्यादा वाहन आ जाने से दीघा स्थित गंगा पथ रोटरी पर दोपहर 2:30 बजे के बाद से ही भारी जाम लगना शुरू हो गया। शाम को स्थिति यह थी कि जाम के कारण गंगा पथ के करीब 1 किलोमीटर दूर अटल पथ से ही वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। यही हालत एम्स से फ्लाईओवर और पीएमसीएच से गंगा पथ रोटरी तक जाने वाले सड़क का था। रोटरी के चारों ओर 2 लेन पर वाहन खड़ा करने से वाहनों की निकलने में दिक्कत हो रही थी। गंगा पथ रोटरी पर 4 घंटे तक जाम रहा। वहीं सिटी सेंटर मॉल घूमे जाने वालों के कारण बुध मार्ग पर पुलिस लाइन तिहरा से पटना म्यूजियम तक लंबा जाम लगा रहा। शाम को पैदल चलने वाले को जगह नहीं मिल रही थी। राजधानी वाटिका के समीप ज़्यादा भीड़ उमड़ने के कारण यातायात को डाइवर्ट तक करना पड़ा। चिड़ियाघर के समीप भी जाम से वाहन चलने में काफ़ी परेशानी हुई। नए साल के पहले दिन राजधानी के मॉल और सुपर मार्केट पिकनिक के स्टॉप बन गया। मॉल और सुपर मार्केट भी बड़ी संख्या में पटनावासी घूमने और पहले दिन खरीदारी के लिए पहुंचे। पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र स्थित पीएन मॉल में पिछले साल की तुलना में 8,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे। मॉल के जीएम रतन कुमार सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष 1 जनवरी को 48,000 लोग पहुंचे। 2023 के पहले दिन 56,200 लोग मॉल पहुंचे। स्थानीय दुकानदारों का अनुमान है कि पहले दिन सिटी मॉल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचे। आइए अब सुनते हैं भक्तमय की एक और मिसाल। 9 वर्ष के स्वागत में निकाली विशाल निशा शोभा यात्रा। न डिस्को जाए न होटल जाए, नया साल बालाजी के साथ मनाएंगे।
नारों के साथ 9 वर्ष के मौके पर राधे श्याम परिवार द्वारा चौक स्थित श्री दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर में विशाल निशा शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सम्मिलित महिलाएं ध्वज लिए हनुमान जी का जयकार लगाते भक्ति गीतों पर झूमते चल रहे थे। ध्वज यात्रा में गायिका अमृता व गायिका राजन ने भक्तिमय गीतों पर श्रद्धालुओं को झुमा दिया। शोभा यात्रा में संस्थापिका शोभा गुप्ता, चक्रसेन अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, पंकज लोयका, सरोज जायसवाल, संगीत झुनझुनवाला, सरोज कुमार, आलोक गुप्ता होते हुए बेगूसराय स्थित बेगमपुर स्थित जाला महावीर मंदिर पहुंचा, जहां हनुमान लाला को ध्वज भेंट कर पूजा व आरती कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारा का आयोजन हुआ। पूजा अर्चना व मस्ती से हुई नया साल की शुरुआत। वर्ष में समृद्धि व सुख शांति की कामना को लेकर हजारों लोग ने ईश्वर के दर पर शीश झुकाया। 9 वर्ष के पहले सुबह से ही पूजा स्थल में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। जल्ला वाले हनुमान मंदिर, सिद्ध शक्ति पीठ, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, शीतला माता मंदिर, काली मंदिर, सर्वमंगलमय देवी मंदिर आदि स्थानों पर पूजा अर्चना कर लोगों ने नया साल की शुरुआत की। तख्त श्री हरिमंदिर जी में भी राजधानी के विभिन्न भागों से काफ़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने माथा टेका। वहीं कई लोगों ने घर में ही विशेष पूजा पाठ किया। बेगमपुर स्थित दांतवाड़ा जैन मंदिर में भी राजधानी के विभिन्न भागों से आए जैन श्रद्धालुओं ने 9 वर्ष का स्वागत नौकार महामंत्र से किया। पादरी की हवेली चर्च में विशेष प्रार्थना सभा की गई। कुम्हराल पार्क में हुई मौज मस्ती। 9 वर्ष की सुबह से ही पिकनिक स्पॉट पर लोगों की भीड़ लगने लगी थी। कोहरा छटते ही कुम्हराल पार्क, कंगना घाट व मंगल तालाब परिसर में लोगों की भीड़ जुटने लगी। इस स्थानों पर सुबह से लेकर शाम तक लोग की भीड़ जुटी रही, जहां लोगों ने परिजनों व दोस्तों के साथ नए साल के पहले दिन का आनंद उठाया। गंगा घाट पर दोपहर में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गए। देर शाम तक लोग गंगा तट पर पहुंच रहे थे। उधर बिहार म्यूजियम में भी लोगों के आना जाना तांता लगा रहा। 9 वर्ष पर बिहार संग्रहालय में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी। ऐतिहासिक प्रदर्शनों को महत्व बताने के लिए वहां संग्रहालय की ओर से कर्मी भी तैनात किए गए थे।
राजधानी पटना में सुदूर गांव तक लोगों नए साल के जश्न में डूबे रहे। साल की शुरुआती पूजा अर्चना से हुई। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्चों में राजधानी वासियों ने अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। प्रदेश के हर जिले में साल के पहले दिन ठंड के असर को बेअसर करते हुए लोग परिवार के साथ घर से निकलते रहे। हंसी ठठाकों के बीच पिकनिक का आनंद लिया। आरा शहर से लेकर सोन व गंगा के कछार तो गंगा के खेत और खरिहान तक एक जैसा नज़ारा दिखा। कोइलवर स्थित सोन व बिंदा गांव तट पर आकर्षक नज़ारा देखने को मिला। शहर के वीर कुंवर सिंह पार्क में भी खूब भीड़ रही। बड़हाड़ा के बखोरापुर व बिहिया के महथीन मैया आदि अन्य मंदिरों में काफ़ी लोगों ने माथा टेका। छपरा में दिघवाड़ा स्थित शक्तिपीठ मां अंबिका स्थान आमी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के अप्रत्याशित भीड़ उमड़ पड़ी। दिन भर मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। बभुआ में चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना किया। रजौली के फुलवरिया डैम, अकबरपुर के जौब जलाशय, कौआ कोल के मंछदारा डैम तथा सोखो देवरा जेपी आश्रम व बोलता पहाड़ पर खूब भीड़ जुटी रही। नए साल के पहले दिन राजगीर के गुरुद्वारा में माथा टेकते सिख समुदाय के लोग, मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ में जलाभिषेक के लिए लंबी कतार लगी रही। धर्मशाला चौक स्थित संतोषी माता मंदिर में पूजा अर्चना के खास कर महिलाओं की काफ़ी भीड़ रही। वहीं ब्रह्मपुरा स्थित सर्वेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। गया में विष्णुपद मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना कर मांगी तरक्की की दुआ। अशोक राजपथ स्थित चर्च में रविवार को नए साल के पहले दिन पहुंचे ईसाई समुदाय के लोग। चीन बौद्ध धर्म राष्ट्र था, पर अब वहां की सरकार नहीं मानती। एक समय में देखा जाए तो चीन व बौद्ध धर्म राष्ट्र था, लेकिन परिस्थितियां बदली। इसके बाद जो वहाँ की सरकार है वह कोई धर्म नहीं मानती। बावजूद वहाँ बौद्ध धर्म के काफ़ी अनुयायी आज भी हैं। इसके पहले उन्होंने कहा कि तिब्बत में समस्या है, लेकिन वहाँ रह रहे बौद्धों को उन समस्याओं को अवसर में बदलना होगा। चीन में रहने वाले बौद्ध श्रद्धालुओं का भी कल्याण हो, हम यहाँ से ऐसी कामना करेंगे। वे सभी स्वस्थ रहे। उन्होंने कहा कि बौद्ध दर्शन के प्रति पश्चिमी देशों में रुचि काफ़ी बढ़ी है। वैज्ञानिक लोग भी बौद्ध दर्शन के अध्ययन की कोशिश कर रहे हैं। तिब्बती परंपरा विश्व परंपरा है। यह तो हुआ नए साल का बात। इस्कॉन मंदिर में विदेश से आया था फूल सजाने के लिए। अब चलते हैं नया साल और इस सदी की चुनौती के बारे में कुछ जानकारी ले लें कि इस साल में हम लोग को क्या क्या करना है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी इसी साल आएगी, मगर यह भी कहा जा रहा है कि इसका भारत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तरक्की का बड़ा
नखलिस्तान सिर्फ भारत ही होगा। उथल पुथल पिछले 2 वर्षों में से भी कम नहीं था, शायद पिछली आधी सदी भी सबसे ज़्यादा। ऐसा परेशानी भरा हुआ समय जो पिछले 2-3 पीढ़ियों ने कभी नहीं देखा था, इस निकट अतीत से निकलकर जो नया साल आया है उसमें भी हम सहज सांस लेते हुए प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हर आसमान पर आशंकाएं हैं और हर जमीन डगमगाती लगने लगी है। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी इसी साल आएगी और वह सबको हिलाएगी। बेशक यह बात भी तय है कि इसका भारत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यह भी कहा जा रहा है कि चौतरफा मंदी की हाय तौबा के बीच तरक्की का बड़ा सिर्फ भारत होगा। यही 2007-2008 की मंदी में भी हुआ था, मगर तब भारत पूरी तरह निष्प्रभावी रहा हो, लेकिन भी नहीं, ऐसा भी नहीं था। कई कारोबार बंद हुए थे और बहुत से लोग बेरोजगार भी हुए थे। यह ठीक है कि पूरी दुनिया ने जो लंबी सर्द हरारत झेली थी उससे के मुकाबले हमें सिर्फ जुकाम हुआ था। ऐसे डर इस बार भी हैं। दूसरा डर महामारी का है। जिस तरह से पड़ोसी देश चीन में कोरोना वायरस की एक नई किस्म ने अपना तांडव शुरू किया है, उसको लेकर पूरी दुनिया सशंकित है। हालांकि बहुत से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह सब चीन की अपनी करनी का नतीजा है और बाकी देश, खासकर भारत पर इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। मगर पिछले 2 साल के अनुभवों के बाद अब रह कोई छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा है। इसी का नतीजा है कि चेतनवासियों जारी चेतावनियाँ जारी कर दी गई है और अस्पताल में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। हवाई यात्रा पर खास नज़र रखी जा रही है और बाज़ारों में मास्क की बिक्री भी तेज हो गई है। कोरोना काल में टेक्नोलॉजी के महत्व को पूरी दुनिया ने समझ लिया है और अब जन उपयोगी टेक्नोलॉजी बनाने की होड़ लग गई है। कमरों में बंद इंसानों के बीच में टेक्नोलॉजी की भूमिका अब असंगठित हो गई है और नए वर्ष में टेक्नोलॉजी के विकास को देखकर दिलचस्प होगा। जो लोग यह मानते हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वे भी टेक्नोलॉजी का महत्व समझ रहे हैं। आईटी आधारित मशीनों का विकास इंसानों की विभिन्न प्रकार से मदद करने के लिए किया जा रहा है। आइए अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। 2023 में यह सिद्ध करने वाला है कि इंसानों को कम से कम शारीरिक मेहनत और कम से कम दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो काम बताया जाएगा वह आइए अपने दम पर आसान बनाएंगे। इस वर्ष 2022 में चैटजीपीटी जो एक शुरुआत भर है, मांगे गए पाठ या गद्यांश को हाजिर कर देने की मशीन क्षमता एक न्यू है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाट्स मशीन लर्निंग का उपयोग इस साल बढ़ने वाला है। ऐसे उपकरण सहज सुलभ हो जाएंगे
जो मनचाहा संवाद या मार्गदर्शन करेंगे। विषय संबंधित भरपूर डाटाबेस से जुड़कर मदद करेंगे। आज तरक्की इतनी तेज है कि सुनिश्चित भविष्यवाणी करना मुश्किल है। आने वाले वर्ष में एआई क्या भूमिका निभाएगा? बेशक यह समय के साथ बेहतर और अधिक सक्षम हो जाएगा। कोरोना के बाद अनेक कंपनियां इससे फायदा लेकर तरह तरह के उपकरण बनाने में जुटी है। आइए से लैस सहायक उपकरण किसी रोबोट की तरह ठोस नहीं होंगे, बल्कि जीवंत रहकर हमारी मदद करेंगे। बुद्धिमान आइए सहायक हमारे दैनिक जीवन में और अधिक मशीन हो जाएंगे। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार टेक्नोलॉजी के फायदे साल 2024 से ज़्यादा स्पष्ट होंगे। साल 2023 में लेन देन की दुनिया भी बदल जाएगी। एटीएम की संख्या घट जाएगी, लेकिन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। विकसित ब्लॉकचेन न केवल लेन देन को आसान बनाएगा, बल्कि ज़्यादा सुरक्षित भी। ब्लॉकचेन पर धोखाधड़ी और साइबर हमला कठिन होगा। अभी जो लेन देन का ऑनलाइन तंत्र है वह बहुत सुरक्षित नहीं है, लेकिन ब्लॉकचेन लेन देन के दायरे को छोटा करेगा और जिससे सुरक्षा बढ़ेगी। इस वर्ष व्यापार करने के लिए डाटा ट्रैकिंग में सुधार, नई बिलिंग प्रणाली, पेटेंट की बेहतर मेजबानी, बिक्री प्रतिक्रिया के निगरानी और डाटा सुरक्षित रखना और आसान होने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्मार्ट मशीन के दम पर यह स्मार्ट इंसानों का दौर है। हमारे व्यक्तिगत और कामकाजी जीवन में स्पष्ट डिवाइस बढ़ते जा रहे हैं। वाहन, टीवी, फोन, कंप्यूटर, घड़ी, कैमरा, बल्ब, चूल्हा आदि। शायद ही कोई ऐसा उपकरण बचेगा जो एआई से लैस न होगा। इस साल कंपनियां अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सुधार करने में लगी हैं ताकि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन सेवा में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। 2023 की अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए वैश्विक मानकों और प्रोटोकॉल को विकसित करने का वर्ष होगा। साल 2023 सुपर ऐप का भी दौर होगा। साल 2023 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का भी वर्ष होगा। इसके अनेक कंपनियां ज़्यादा विश्वसनीय ई वाहन लेकर बाजार में आने वाली हैं। पिछले साल रूस और यूक्रेन में जो युद्ध शुरू हुआ था वह जारी है। यह जंग तो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन उसके कुछ दूसरे नतीजे पूरी दुनिया को परेशान करने में तुली है। यूक्रेन पहले की तरह खाद्यान्न और खाद्य तेलों का निर्यात नहीं कर पा रहा है। डर है कि यह सब ज़्यादा दिन चल गया तो दुनिया के कुछ हिस्सों में भूखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ यूरोप के देशों को रूस से होने वाला ईंधन का निर्यात बंद हो चुका है। कई बिजली घर बंद होने के कगार पर हैं। स्थिति यह है कि जब सर्दी इस साल कुछ ज़्यादा ही क्रूर है तब बहुत से लोगों के रूम हीटर नहीं चल पा रहे हैं। अगर हम अगले साल 12 महीने के पलक पर देखते हैं तो ये सारी समस्या सचमुच परेशान करने वाली हो सकती है। मगर यदि इस कालखंड में कुछ फेरबदल करे तो तस्वीर कुछ और तरह की दिखेगी। यह जो आर्थिक मंदी इस साल दर्शक दे रही है, मानव इतिहास की पहली मंदी नहीं, बेशक यह आखिरी भी नहीं होगी। मंदी की भविष्यवाणी करने वाले उससे निपटने का हमारा अर्थशास्त्र के पास खास तजुर्बा है। यही हाल महामारी का भी है। कोविड की महामारी अचानक
आन टपकी थी और हम उसके लिए तैयार भी नहीं थे। यही स्थिति अब नहीं है। इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरह से मॉक ड्रिल हो रही है, पिछली बार यह मुमकिन नहीं थी। यही बात रूस और यूक्रेन के युद्ध की है, जो तो तनाव भले ही लंबे खींचे जाए, लेकिन युद्ध अंत तक काल तक नहीं चलते, खासकर तब जब दोनों ही देश मान चुके हैं कि यह लड़ाई उन्हें किसी नतीजे पर नहीं ले जाएगी। इस समय हमारे सामने जो चुनौती है वह 1-2 साल की नहीं, वह पूरी मानव सभ्यता के भविष्य के जुड़ी हुई है और उससे निपटने का हमारे पास कोई अनुभव भी नहीं है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की चुनौती ऐसी है जिससे हम साल दर साल टालते चले आ रहे हैं। हम इसके लक्ष्यों की ओर भी खिसक सकते जा रहे हैं। कुछ साल पहले सभी देश ने मिलकर तय किया था कि औद्योगिक क्रांति से पहले पर्यावरण के मुकाबले और औसत तापमान के 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि यह संभव नहीं है। नवंबर में जब दुनिया के सारे देश शर्म शेख में COP27 सम्मेलन के लिए जमा हुए थे, तब उन्होंने इस लक्ष्य को लगभग ताक पर रख दिया था, जबकि वे जानते हैं कि तापमान इससे ज़्यादा बढ़ा तो दुनिया के कई द्वीप ही नहीं, कई देश भी समुद्र में डूब जाएंगे। हमारे पड़ोसी मालदीव का तो 80% हिस्सा पानी में डूब सकता है। निराशा इसलिए भी बढ़ रहा है कि पिछली बार दुनिया के बहुत से देश ने कार्बन उत्सर्जन घटाने के जो वादे किए थे, इस बार ज़्यादातर देश उससे मुकर गए। मामला काफ़ी पेचीदा है और किसी के लिए भी आसान नहीं है। राष्ट्रीय हित और अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर कदम बढ़ाने की बात कहने सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत में यह कभी आसान नहीं होता। जहां विकसित देश के अपने स्वार्थ हैं, तो वहीं विकासशील देश की भी अपनी मजबूरियां हैं। कड़े फैसलों का संदेश उन देशों को भी झेलना पड़ सकता है जिसकी इस जलवायु परिवर्तन में कोई भूमिका ही नहीं है। इस बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखी। पिछले पखवाड़े मॉन्ट्रियल में संपन्न हुए जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जिस तरह दुनिया भर के देश जैव विकसित विविधता को बचाने के लिए आम सहमति पर पहुंचे, वह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कुछ दिन पहले तक यह मुमकिन ही नहीं लग रहा था। यह तय हुआ कि दुनिया के 30% हिस्से पर जैव विविधता को अपने प्राकृतिक रूप में कायम रखा जाएगा और ऐसे जगहों पर वह सब नहीं होगा जिससे हम विकास कार्य करते हैं। इस सहमति से लुप्त हो रहे प्रजाति को बचाने का रास्ता भी खुलेगा। तमाम मतभेदों और एक दूसरे पर अविश्वास के बावजूद पर्यावरण को बचाने की यह छोटी लड़ाई दुनिया ने जिस तरह से जीती है, उसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग से खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की भी दरकार है। पूरे साल इस तैयारी की ज़रूरत है कि COP27 बैठक में जो लक्ष्य किनारे रख दिया गया, अगली नवंबर को सऊदी अरब में होने वाले COP28 की बैठक में उसको फिर जोर शोर से अपनाया जाए। अब हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमें इस सदी की चुनौती को हर नए साल की संकल्प से सम्मिलित करना होगा। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय सीताराम।
भारत माता की। यह महिला की सत्य संघर्ष की कहानी है। आप लोग देखिए सत्य संघर्ष।